हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग हमारी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें जान चुके हैं। हमने परमाणु के अंदर उपस्थित अवपरमाणविक कण, जिन्हें हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में संबंधित खोज, इन तीनों की खोज से संबंधित जितने प्रयोग थे वो सभी हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है बात। और इन पे कितना आवेश होता है, किस प्रकार इनकी खोज की गई, किन किन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा भी हमने कुछ और कणों की जिनकी खोज हो चुकी है उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज इसके अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। होप कि आप लोग पुराने वीडियोस देख के यहाँ पर आए हैं ताकि आपको क्लास में टॉपिक जो है वो समझ आता रहे। ठीक है एवरीबडी। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। तो आज की हमारी पूरी क्लास इन्हीं दो वर्ड्स के आसपास घूमेगी, जिसमें हम लोग परमाणु की संख्या, क्या मतलब है इस बात का, परमाणु संख्या और परमाणु से ही संबंधित दूसरा शब्द है द्रव्यमान संख्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। हमने पढ़ा था, हमने तीन तरह के कण पढ़े थे, एक कण ऋण आवेशित, दूसरा धन आवेशित और तीसरा निरावेशित उदासीन कण था। तो उनमें से प्रोटॉन कौन सा कण था, प्रोटॉन वो कण था जिस पर धन आवेश होता था। ध्यान आ रहा है सभी को। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, यानी प्रोटॉन वो कण है जो परमाणु में उपस्थित रहता है और इस पर कौन से प्रकार का आवेश उपस्थित होता है, धन आवेश इस पर स्थित रहता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए परमाणु संख्या, जो पहला शब्द हमें पढ़ना है, जानना है, पहचानना है, समझना है, उसकी परिभाषा इस पॉइंट में क्लियर हो रही है कि परमाणु के बारे में हमने पहले चर्चा क्यों की भाई, क्योंकि परमाणु धनावेशित कण है जो परमाणु के सेंटर में नाभिक में उपस्थित होता है। और साथ ही साथ हमने परमाणु संख्या की परिभाषा भी पढ़ ली, जो हमें ये बता रही है कि परमाणु की नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, उस परमाणु के लिए परमाणु संख्या, यानी अगर एक प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। अच्छा, परमाणु प्रोटॉन जिसकी हम बात करें वो एक कण है, वो कंप्लीट कण किसी एक परमाणु में होगा या तो नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि 1.5 प्रोटॉन है, 2.5 प्रोटॉन है, 3.5, ऐसा नहीं हो सकता। या तो एक या तो नहीं, या तो दो या तो एक। क्लियर है बात। तो आपको इसी प्रोटॉन से संबंधित परिभाषा है परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या का क्या मतलब है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित जो कण हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, उनकी संख्या हमें किस बात का ज्ञान कराएगी, परमाणु की संख्या के बारे में ज्ञान कराएगी। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल Z हमें लिखना है इसके लिए, या फिर यूं कह दें, जहां पर भी आप कैपिटल Z देखेंगे उसका मतलब क्या है कि वह आपको परमाणु संख्या के बारे में बता रहा है, या यूं कह दें प्रोटॉन की संख्या के बारे में बता रहा है। सपोज आपके सामने इस तरह से लिखा हो, किसी परमाणु का Z बराबर 25। क्लियर है, यानी किसकी बात हो रही है जी, Z बराबर 25, मतलब ये 25 किसके लिए लिखा गया है, प्रोटॉन की संख्या के लिए लिखा गया है। और प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या के बारे में हमें बताती है। क्लियर हो गई ये बात सभी के दिमाग में। और Z से हम इसे निरूपित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आइए चलते हैं आगे। परमाणु संख्या Z आपको बता दिया है, Z से इसे प्रदर्शित करना है, बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। तो Z की परिभाषा हमने पढ़ ली है, Z का मतलब हमने समझ लिया है, और इसे शॉर्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या।
क्लियर है बात। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को सभी को ये बात पता है कि यदि हम परमाणु शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो परमाणु मतलब वो कण जो उदासीन है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन, ऋणावेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यदि परमाणु की बात कर रहे हैं तो उस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन परमाणु की हम बात करते हैं। तो परमाणु उदासीन कब होगा, हम लोग ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं। कब? जब उसमें मौजूद धनावेशित कण यानी प्रोटॉन, ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या बराबर होगी, बैलेंस में होगी। अदरवाइज अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो परमाणु पर धनावेश होगा, यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो परमाणु पर ऋणावेश होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग सब जानते हैं कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, विद्युत उदासीन रहता है, यानी उसमें जितने परमाणु, उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, परमाणु संख्या से हम एक और अंदाजा लगा सकते हैं, हमें एक और बात का पता चल जाता है कि Z बराबर यदि प्रोटॉन की संख्या है, ये बात तो हमने पढ़ ली, तो इसे हम एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ आई बात? क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, तभी कोई परमाणु उदासीन होगा। ये बात दिमाग में क्लियर है आई थिंक, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि क्यों होगी, कैसे होगी। आगे देखिए, परमाणु भार परमाणु में स्थित नाभिक के भार के तुल्य होता है। देखिए, वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग वापस डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे परमाणु की जो भी संरचना हम पढ़ने वाले हैं, परमाणु के कौन कौन से भाग होते हैं, जो अलग अलग कणों की हमने चर्चा की है वो कहाँ और किस प्रकार स्थित होते हैं, ये सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक आपको जितना नॉलेज है परमाणु से संबंधित, उसमें ये बात आपको पता है कि यदि हम परमाणु के भार की बात करते हैं, यदि हम परमाणु के भार की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, परमाणु के नाभिक का भार। क्लियर है? परमाणु भार किसके बराबर होता है, परमाणु के नाभिक के भार के तुल्य होता है कि नहीं? आपको पता है परमाणु के दो भाग होते हैं, एक सेंटर में पड़ा हुआ धनावेशित भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन। इजंट इट? इतनी बात तो आप जानते हो। लेकिन परमाणु का भार इन इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक हो या 100 हो, कोई मतलब नहीं है। यदि आप परमाणु भार की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, नाभिक की। और नाभिक में कौन से कण होते हैं भाई, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं परमाणु भार की और हम उसे संबंधित कर रहे हैं नाभिक के भार से, समझ रहे हो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, इनकी खोज कर चुके हो आप लोग, इसलिए इनमें से कोई भी वर्ड बिल्कुल नया नहीं है। हाँ, परमाणु भार के बारे में आपको जो संबंध है वो मैंने बता दिया है, नाभिक के भार के तुल्य होता है। यानी हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ये देखेंगे अब हम। नाभिक का भार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो यही बात मैंने अभी भी आपको बताई है। जब हम ये कह रहे हैं कि परमाणु का भार उसके नाभिक का भार ही है, तो हम ये भी तो जानते हैं कि नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, वे कण जिन पे धनावेश होता है यानी प्रोटॉन, और दूसरे वे कण जो उदासीन होते हैं यानी न्यूट्रॉन, अल्टीमेटली अगर हम किसी भी परमाणु के भार की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों की एक साथ में बात कर रहे हैं, किसी एक की नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाभिक में दोनों प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से
न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन यानी वो कण जो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस मतलब नाभिक। क्लियर है? न्यूक्लियस मतलब नाभिक। ये न्यूक्लियस बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस नहीं है जिसे आप केंद्रक कह दो। हाँ, है बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड, केंद्र वाला संरचना ही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं केमिस्ट्री में? नाभिक। क्लियर है? तो नाभिक में उपस्थित, क्योंकि हम नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, इसलिए नाभिक में उपस्थित जो दोनों प्रकार के कण हैं, कौन से हैं भाई? आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन कह सकते हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, नाम लिखिए या नाम बताइए, उदाहरण बताइए, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस में, यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण जो दो प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन दोनों को ही सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्लियर है बात? आइए, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो वर्ड आ गया दूसरा वाला, द्रव्यमान संख्या से संबंधित। हम किसे संबंधित कर रहे हैं द्रव्यमान संख्या से? न्यूक्लियॉन्स की संख्या को। यानी यदि मुझे पता है किसी परमाणु में प्रोटॉन की कितनी संख्या है, समझ रहे हो बात को, और मुझे ये भी पता है कि उसमें न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है, तो मैं द्रव्यमान बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे? इन दोनों को ऐड करना है। समझ आई बात? इन दोनों की क्या लिखा गया यहाँ पे? न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या। कुल संख्या यानी आपको जोड़ना है। यदि आपको कह दिया जाए किसी में 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, तो आप किस प्रकार द्रव्यमान संख्या निकालेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ दिया दोनों को, और योग करने पर जो संख्या आई 18 आ गई सपोज हमारे पास, तो वो क्या है? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। क्या है? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या। क्लियर है बात? और द्रव्यमान का मतलब आप जानते हो बड़ी आसानी से। तो हमने दो शब्दों की बात की है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक है? दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम केवल नाभिक की बात करते हैं। समझ आ रही है बात? केवल नाभिक की बात करते हैं, और नाभिक में हमें पता है दो प्रकार के कण होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोनों की कुल संख्या यदि हमें पता चलेगी तो हमें क्या पता चलेगा? किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या। लेकिन यदि आपके सामने लिखा हुआ आता है Z बराबर 10, तो इस Z का क्या मतलब है? मतलब तो प्रोटॉन की संख्या है, लेकिन द्रव्यमान नहीं है। ये क्या बताता आपको? Z से हमने क्या पढ़ना सीखा है? Z से हमने ये समझ लिया कि यह परमाणु संख्या को इंडिकेट करेगा। समझ आ गई बात? तो Z में और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इनमें संबंध और इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी, न्यूक्लियॉन भी आपको बता दिया है किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये कारण भी आपको पता चल गया है। क्लियर हो गई है बात? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल A से किसे प्रदर्शित करना है? द्रव्यमान संख्या को। क्लियर हो रही है बात? तो Z से परमाणु संख्या, A से द्रव्यमान संख्या, A to Z हो गया कंप्लीट? नहीं, ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। A मतलब द्रव्यमान संख्या, यानी A मतलब A बराबर क्या कह सकती हूँ? P प्लस N कह सकती हो कि नहीं? क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या है, और द्रव्यमान संख्या निकालना हमें आ गया है। अब हम सीख चुके हैं, अब हम परिभाषित कर चुके हैं कि द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स का योग, और न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो दोनों का योग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाती है द्रव्यमान संख्या। क्लियर है? आइए आगे चेक करते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन को किससे बता रहे हैं? N से बता रहे हैं। ठीक है, यही आपको बताया है। तो आप A बराबर Z प्लस N या P प्लस N भी लिख सकते हो। P मतलब प्रोटॉन की संख्या और Z मतलब भी प्रोटॉन की संख्या ही है। क्लियर है बात? आगे देखिए, द्रव्यमान संख्या A व परमाणु संख्या Z
के आधार पर हम परमाणु का संगठन ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है Z से हमें प्रोटॉन की संख्या पता चलेगी, A से हमें पता चलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हमें ये भी पता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अल्टीमेटली हमने क्या पता कर लिया? प्रोटॉन पता कर लिया, इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, न्यूट्रॉन पता कर लिया। तो ये इसी से तो मिलकर परमाणु बना है। परमाणु में कोई और चीज उपस्थित थोड़ी ना है, ये तीन ही प्रकार के कण हैं। और यदि हमें इन तीनों की संख्या पता चल गई तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चल गया? परमाणु का संगठन पता चल गया। क्लियर है बात? आपको दिमाग में बैठ रही है सब बातें P, E और N के बारे में? तो ये जो अभी तक हमने जितनी चर्चा की है, इसी को हम क्या करते हैं, एक संयुक्त रूप से इस पूरा जो हमने अभी नॉलेज लिया, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, A है, Z है, N है, E है, P है, जो भी है, इन सबको हम क्या करते हैं, संयुक्त रूप से कुछ फॉर्मूलों का रूप दे सकते हैं, सिर्फ हमारे ईजीनेस के लिए, कि हमें इजीली बातें समझ आए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इजीली समझ आ जाए। इसलिए बाकी जो लिखी है परिभाषाएं वो एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मूले आपके लिए यहाँ लिखे गए हैं। तो देखेंगे A बराबर Z प्लस N। अब A क्या है ये आपको पता है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु का जो भार है उसकी बात हो रही है। वो हमें पता है जी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की Z का मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या ही तो है, और N मतलब आपको बता दिया न्यूट्रॉन की संख्या। दोनों का योग कर लिया तो हमारे पास आ गई परमाणु की द्रव्यमान संख्या। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, P बराबर A माइनस N। अजी P क्या है भाई? P कुछ नहीं, आपको बताया अभी अभी, प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम उसको किससे लिख रहे हैं? P से, क्योंकि Z का मतलब क्या है? Z का मतलब क्या है? Z से आप समझा रहे हो परमाणु संख्या को, ध्यान रखना, Z से आप बता रहे हो परमाणु संख्या को। लेकिन यदि आपने सिर्फ P लिख दिया, मतलब सिर्फ प्रोटॉन की संख्या से संबंधित आप बात कर रहे हो, तो P मतलब प्रोटॉन बराबर A माइनस N। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यदि आपको प्रोटॉन का पता लगाना है, आपके पास द्रव्यमान संख्या है, तो हमें पता है ना कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर ही A बनाते हैं। तो यदि आपके पास A है तो उसमें से आप यदि न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे तो जो बची हुई वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? Z की होगी। और Z क्या बताता है? प्रोटॉन्स के बारे में तो बताता है। तो अल्टीमेटली हमने अगर Z फाइंड करना है या प्रोटॉन की संख्या फाइंड करनी है तो हम ये वाले फॉर्मूला जो ऊपर पढ़ लिया इसी को चेंज करके यूज ले सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, N बराबर A माइनस Z है कि नहीं? अब आप इसी एक फॉर्मूले को चेंज किया बेटा, एक ध्यान में रख लो, सब बातें ध्यान में रह जाएगी, क्लियर हो जाएगा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आते रहते हैं, बहुत बार आएगा, इन तीनों पे बेस्ड, या यूं कह दूं इस एक पे बेस्ड, इस एक को तो चेंज कर करके हमने लिखा है, और क्या लिखा है, और कुछ नहीं। तो इस पे बेस्ड छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके स्कूल लेवल एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं? N बराबर, N का मतलब बता दिया है आपको, क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, हमारे पास परमाणु संख्या हो, बिल्कुल हो, सॉरी द्रव्यमान संख्या हो, तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो A है ये N और Z से मिलकर बना है, ठीक है। यदि हमें इस A में से P नहीं पता तो हम इसमें से N माइनस कर देते हैं, यदि हमें N नहीं पता तो हम इसमें से P या फिर Z, दोनों का मतलब एक ही है, P मतलब ये प्रोटॉन है, Z मतलब ये प्रोटॉन की संख्या ही है, तो P या Z हम यहाँ से माइनस करके N की संख्या यानी न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आई होप समझ आ रहा है आपको। ये तीनों जो संबंध हमने यहाँ पढ़े, ये तीनों संबंध क्लियर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी के अकॉर्डिंग बाकी दो संबंध बनाए गए हैं। जैसे कि आप चेंज करते रहते हो, इक्वेशंस की साइड बदलते हो तब साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, बस वही बात यहाँ पे हमने की है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला अभी पढ़ा देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं करते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी उन बातों को भूल जाते हैं। आप लोग ने जब ABCD पढ़ना सीखा था तो ABCD को बार बार पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन अब इतना पढ़ने के बाद में भी वो बातें नहीं भूली जाती। क्यों? क्योंकि वो आपके मेमोरी में सेटअप हो गई हैं। क्लियर है बात? तो अगर आप ऐसे जो कुछ नई बातें 11th 12th में इनमें पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको डेली प्रैक्टिस करते रहो, कुछ अपना टाइम इनको भी दो, तो ये भी बातें आपके मेमोरी में परमानेंटली फिक्स हो जाती हैं। लेकिन टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए क्या प्रश्न में लिखा गया है। एल्यूमिनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27, द्रव्यमान संख्या दे दी है आपको। किससे डिनोट करते हैं? फटाफट लिख लो, किससे डिनोट करते हैं द्रव्यमान संख्या को? लिख लिया सभी ने? कैपिटल A। ओके, वह परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, आप ये भी ध्यान रखेंगे, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। कितनी दी गई है हमें? 13 दी गई है। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? याद कर लो फटाफट से, Z से। तो A आपके पास है, Z आपके पास है। अब क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, इतने में बच्चों ने सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन पता है, आपने संबंध पढ़ लिया कि A में और Z में और N में किस प्रकार का संबंध आपने देखा। हमें पता है A बराबर Z प्लस N होता है। क्लियर है? A आपको दिया गया है, आपसे Z और N पूछ रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको Z भी दे दिया, परमाणु संख्या के रूप में आपको Z भी दे दिया है। तो Z को किससे लिखते हैं? प्रोटॉन से लिखते हैं कि नहीं? भाई Z का मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या। तो ये जो 13 दिया गया है ये क्या है? Z ही तो है। देखिए प्रोटॉन की कुल संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, हम पढ़ चुके हैं रिलेशन, सबसे पहली परिभाषा ही हमने आज ये पढ़ी थी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ हमें इसका आंसर बता रहा है कि 13 जो है वो किसकी वैल्यू है? प्रोटॉन्स की संख्या है, यानी Z आ गया। ठीक है, आगे देखिए न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग ये संबंध यूज करेंगे। हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो इस Z को इधर लेके जाएंगे तो A माइनस Z विल बी इक्वल टू N होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो न्यूट्रॉन की कुल संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या यानी A माइनस परमाणु क्रमांक यानी Z। तो A माइनस Z, A आपको दिया गया है 27, Z आपने निकाल लिया 13, वैसे Z भी गिवन है क्वेश्चन में। तो 27 माइनस 13 आंसर आ गया आपका 14। तो 14 किसकी संख्या निकली है? न्यूट्रॉन की। तो N बराबर हमारे पास आ गया 14। क्लियर है बात? कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप समझ आ रही है बात सभी को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। कुछ तत्वों की द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, व्यक्त करने का भी एक स्पेसिफिक वे है। कुछ भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी हम लोग नहीं लिख सकते। अब आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, साइंस आपने ऑप्ट कर ली है, जहाँ पे हर चीज के पीछे कोई फैक्ट होता है, कोई लॉजिक होता है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ न बदल सकते हैं, न अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर सकते हैं, न अपनी मर्जी से कुछ हटा सकते हैं। जो चीज जैसी है उसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है वो लिखा गया है नाइट्रोजन के लिए। और नाइट्रोजन को किस तरह से लिखा है? 7, पहले आपको इस तरह से इसको रीड करना है, 7N14, 7N14। मैग्नीशियम के लिए देखो 12Mg24, ऐसे नहीं 1224 Mg नहीं, Mg1224 नहीं, ऐसे नहीं। पहले नीचे वाला नंबर, इसके बाद प्रतीक, उसके बाद ऊपर वाला नंबर। ये देखिए 1H1, यहाँ पे 2 नहीं है, 1H, सॉरी इट इज 1H2, देन 8O16, इसके बाद 11Na23, 6C12। समझ आई बात? अब क्यों इसे इस तरह से रीड करना है या फिर इस तरह से क्यों लिखा है, हमने ऊपर नीचे ही क्यों लिखा इन अक्षरों को, ये जो अंक हमारे सामने ने इसी तरह से क्यों लिखा, हमारी मर्जी से कैसे भी क्यों नहीं, इस तरह से क्यों नहीं लिख लिया हमने? भाई 12 है, Mg है, 24 है, ये लोग जिस तरह से लिख देते, नहीं, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। आपको बिल्कुल जो रूल्स दिए गए हैं IUPAC ने वही रूल्स फॉलो करने हैं और उन्हीं का उपयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, 8 है, 11 है और 6 है। इन सभी प्रतीकों के नीचे लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा गया है वो कोई स्पेसिफिक बात हमें इंगित कर रहा है। ये संख्या जो यहाँ लिखी है किसको इंगित कर रही है? देखिए
प्रोटॉन की संख्या को, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8, यहाँ 11 और यहाँ 6। क्लियर है? तो अपनी मर्जी से ये संख्या नहीं लिखी है हमने, ये संख्या प्रोटॉन की संख्या हमें बता रही है। क्लियर है बात? और प्रोटॉन की संख्या से आप क्या जानते हैं? Z, और Z से आपको किस बात का पता चलता है बेटा? परमाणु क्रमांक का हमें पता चलता है। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे नंबर लिखा है, इन सभी तत्वों के प्रतीक के नीचे की तरफ जो नंबर लिखा है लेफ्ट साइड में, वो क्या बता रहा है हमें? उस तत्व का परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है तो ये रहा, कार्बन 6 पे तो 6 नंबर, प्रोटॉन की संख्या भी बता रहा है और प्रोटॉन की संख्या से हमें परमाणु क्रमांक भी पता चल रहा है। 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 11 पे सोडियम और 12 पे मैग्नीशियम। क्लियर है बात? दिमाग में क्लियर हो रही है? आगे देखिए ई बराबर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ये जानते हैं, परमाणु उदासीन होता है, यानी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात आपके दिमाग में सभी के? अब न्यूट्रॉन की बात। अब आपको पता है P से और न्यूट्रॉन से आप किस चीज का पता लगा सकते हैं? द्रव्यमान संख्या का। अल्टीमेटली यूं कह दूं, परमाणु भार का हमें पता चल जाता है जब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 7, 7 और 7 मिलके 14 होगा। ये देखिए ऊपर जो संख्या लिखी गई है वो क्या है? वो द्रव्यमान संख्या है, या मैं यूं लिख दूं परमाणु भार है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कैसे आई आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? याद करिए आपने Z परमाणु जो A है उसका पता लगाने का तरीका भी आप लोग पढ़ चुके हैं। P + N अगर होता है तो यानी हमें परमाणु का द्रव्यमान पता चल रहा है। यहाँ देख लो मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, 12 और 12 24, ये 24 इसीलिए यहाँ लिखा गया है। हाइड्रोजन का देख लो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? 8 ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन, तो 8 और 8 मिलके 16। यहाँ पे 23, यहाँ पे है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तो 11 और 12 मिलके हो गए 23। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 और 6 मिलके हो गए 12। तो अब आपको ये बात पता चली कि ये जो नंबर यहाँ पे लगाए हैं सोडियम के साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन नंबर का कोई मतलब है। यूं ही हमने हमारी मर्जी से कि चलो उसके साथ 7 लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं, यहाँ 16 लिख देते हैं, ऐसा नहीं किया गया है। क्या मतलब है? किसी परमाणु के प्रतीक के लेफ्ट में नीचे की ओर लिखी गई संख्या हमें परमाणु क्रमांक का ज्ञान कराती है। किसी भी परमाणु के प्रतीक में ऊपर की ओर लिखी गई लेफ्ट वाली जो संख्या है वो हमें परमाणु द्रव्यमान का ज्ञान कराती है। अल्टीमेटली आप नीचे की संख्या देख के क्या पता लगा सकते हैं? Z पता लगा सकते हैं। ऊपर की संख्या देख के आप A पता लगा सकते हैं। क्लियर है बात? आपके पास A है, आपके पास Z है, आप आसानी से N पता लगा सकते हैं। समझ आ गई बात सभी को? तो ये जो नंबर्स आपको बताए हैं इनको रीड करना आपको बता दिया कि आपको किस तरह से इन्हें रीड करना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, कहीं भी कुछ भी नहीं टिकाना है, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है आपको। क्लियर है बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक की सहायता से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल पहचान सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या से नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का एडअप होके हमें मिली है। तो हम द्रव्यमान संख्या से किसी भी तत्व का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं 8वें नंबर का तत्व कौन सा है। 8 क्या है? उसका परमाणु क्रमांक है, उसका रोल नंबर है। यूँ कह लो जैसे क्लास में रोल नंबर फिक्स नहीं था, रोल नंबर 1 2 3 4, तो आपको पता रहता है मेरा रोल नंबर ये है। ऐसे ऑक्सीजन को पता है आवर्त सारणी में उसका नंबर कौन सा है 8, और हमें भी पता है 8वें नंबर पे ऑक्सीजन है। तो आप जब नीचे वाली संख्या देखेंगे तो आपको अल्टीमेटली अगर आपसे ये पूछ लिया कि आवर्त सारणी का 8वां तत्व, तो 8वां तत्व एक ही है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप Z पता कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको परमाणु क्रमांक के बारे में पता चल रहा है, और परमाणु क्रमांक आपको क्या बता देगा कि तत्व कौन सा है ये बता देगा, इंडिकेट करेगा साफ साफ। देख लो सभी एग्जाम्पल में जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे हाइड्रोजन, यानी 1 रोल नंबर हाइड्रोजन का, यानी 1 परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन। 1 बोला हाइड्रोजन फिक्स है दिमाग में। 7वें नंबर पे कौन सा तत्व है जी? नाइट्रोजन है।
तो आपने 7 नंबर देख के आइडिया लगा लिया कि वहाँ नाइट्रोजन है और कोई नहीं है उसके अलावा। क्लियर है? आगे देखिए, कभी भी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती तो जो परमाणु संख्या हमें पता चल रही है वो हमें किसके बारे में बता रही है बेटा? किसी एक स्पेसिफिक तत्व के बारे में बताएगी। अब ऐसा नहीं है मैंने आपको कह दिया 7वें नंबर पे कौन सा तत्व, तो आप ये सोचो ये होगा या वो नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन? नहीं। 7 नंबर पे अगर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो वो सिर्फ नाइट्रोजन का ही है और किसी का भी नहीं है। क्लियर है बात? तो आपको समझ आ गया? आई थिंक ये समझ आ रही है किस तरह से हमें ये रीड करना है, क्या नंबर है इन संख्याओं का। किसी धन आयन पर उपस्थित आवेश, आपको पता है धन आयन यानी वह आयन जो परमाणु नहीं है। मैंने कहा था परमाणु मतलब कोई आवेश नहीं, उदासीन। यदि हम उस पर आवेश लगा देते हैं तो वो परमाणु से क्या बन जाता है? आयन। यदि हम धन आयन का कह रहे हैं यानी धन आवेशित कण की बात कर रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? धन आयन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से उतने ही कम है जितना कि धन आयन पर आवेश। ये बात मैंने आपको बता दी है वैसे, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल चेक कर लो। जैसे आपसे कह दिया Fe+3, ये आपके सामने धन आयन पड़ा है। क्लियर है? Fe+3 धन आयन है। अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि धन आयन में परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर कितनी है? 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 26 होना चाहिए। लेकिन आवेश कितना आया हुआ है? +3। आवेश कितना है? +3। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ कम हुई है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। यदि परमाणु पर धनावेश दिखाई दे रहा है यानी उस पर ऋणावेश की कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है? 3 नंबर से कम हो गया। 3 चार्ज जो है वो वहाँ पे कम हुआ है। यानी यदि हम कुल बात कर रहे हैं इस परमाणु के लिए Fe3+ के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन की संख्या 26 माइनस धन आवेश की संख्या 3, तो हमारे पास कुल क्या आ गई भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं? प्रोटॉन की संख्या माइनस उस पर जितना भी आवेश, अगर 2 होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 आती। क्लियर है बात? आइए आगे मूव ऑन करते हैं। इसी प्रकार किसी ऋण आयन पर, पहले हमने धन आयन की बात करी है और अब हम ऋण आयन की चर्चा कर रहे हैं। ऋण आयन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से उतने ही अधिक है। ऋण आयन यानी वह परमाणु जो आवेशित हो गया तब उसने बनाया है आयन। आयन को लिए हम क्या लिख रहे हैं? ऋण आयन यानी जिसपे ऋण आवेश है जितना कि आयन पर आवेश। अब आपको पता है, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, P3- फॉस्फोरस पे 3- लगा हुआ है। किस कारण से? यानी यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कुछ अधिक हैं। समझ रहे हो बात को? प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अधिक है, तभी तो माइनस आवेश आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। यदि प्रोटॉन अधिक होते हैं तो प्लस, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो माइनस आवेश। क्लियर है? तो इस आयन में प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है, कितना? 15 होता है परमाणु क्रमांक। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस ऋण आवेश। समझ गए बात को? तो हम कैसे लिख सकते हैं? 15 था इसका परमाणु आवेश, सॉरी परमाणु क्रमांक था 15। अब आवेश कितना है? 3- हमने इसमें 3 ऐड करना है। टोटल क्या आ गया? 18। ये क्या आ गई हमारे पास? इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। समझ आ रही है बात? तो यदि आपके सामने कोई उदासीन परमाणु नहीं है, आपको कोई आवेशित कण चाहे ऋणायन दे दे चाहे धनायन दे दे और उसमें आपसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पूछ लें, तो आप इस प्रकार से, जो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल बताए हैं, इन एग्जाम्पल की हेल्प से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात? आई होप आप लोगों को समझ आ रही है ये बात।
ओके कुछ और एग्जाम्पल्स की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी बट वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को रीड करना है। इसी होप के साथ कि आपको समझ आ रहा है मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।